Hello everyone, I hope you're doing very well. Myself, Konika Kansal, welcome you all on Kaim. हाँ जी, आज हम करने जा रहे हैं थर्ड सेशन इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज. एज यू नो वेरी वेल कि इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 100% श्योर है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. मोस्टली इसमें जो मैच एंड कॉलम सबसे ज़्यादा पूछा गया है, बट हाँ, कुछ मॉडल्स के एजम्पशंस पूछी गई हैं या फिर कुछ के रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी आपसे पूछे गए हैं. ठीक है जी. बट हम सारी थ्योरीज को बहुत क्रक्स वे में करने वाले हैं ताकि उनके कीवर्ड्स के थ्रू हम उनकी थ्योरीज को समझ पाएं. ओके. देखिए जी, इस थ्योरी के हम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टू पार्ट्स में है. वन, कैटेगराइज अगर हम करते हैं वो है जी ट्रेडिशनल थ्योरीज, अदर हम करते हैं मॉडर्न में. ठीक है जी. सो ट्रेडिशनल थ्योरीज ज़्यादातर 16-18 सेंचुरी के टाइम की हैं, मॉडर्न आफ्टर 18 सेंचुरी की हैं. सो हम दोनों ही थ्योरीज को समझेंगे, बट मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि ये ट्रेडिशनल है या फिर मॉडर्न थ्योरीज हैं. सबसे पहली चीज हम करने जा रहे हैं मर्कलिज्म थ्योरी. ये हमारी वन ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी का पार्ट है जो 16 सेंचुरी के आसपास आई थी. और इस टाइम पर ज़्यादातर करेंसी नहीं चलती थी. ज़्यादातर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती थी विद द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड के साथ होती थी, सिल्वर के साथ होती थी, या कोई भी फूड स्टफ्स जो भी उस टाइम पे है, पर करेंसी के साथ वो इतना लेन देन नहीं करते थे. राइट. ये जो हम थ्योरीज करने जा रहे हैं, इन सभी थ्योरीज के अंदर वन एलिमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. वो एलिमेंट हमारा क्या है कि इन सभी थ्योरीज के अंदर ना ये माना जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं. यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर कंट्री को सेल करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, पैसा आएगा या करेंसी आएगी, यू कैन से, या गोल्ड एंड सिल्वर आएगा. अगर हम इंपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, इससे हमारी कंट्री को नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं. हम यहाँ पर पैसा दे रहे हैं और वहाँ से सामान ले रहे हैं. तो जिसके कारण सारी थ्योरीज का एजेंडा यही है, बट ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि आप इस तरीके से एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज करो. तो वही पॉइंट्स हमने समझने हैं. ओके. जैसे कि इस थ्योरी में एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को कलेक्ट करो. वेल्थ क्या है जी, गोल्ड, सिल्वर, फूड स्टफ, ये सारा उनका वेल्थ था. उनका एक मदर ट्रेजर हुआ करता था. वो कहते जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेजर को फिल करना है. वो फिल कैसे होगा, अगर हम ज़्यादा क्या करेंगे, सामान सेल करेंगे और बदले में हमें गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ आएगा. ओके. सो देशों को व्यापार अधिशेष के समृद्धि अर्जित करनी चाहिए है. तो ये वेल्थ मेजर्ड इन बुलियन, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर में मेजर करा जाता था. और जितना भी कंट्रोल था, चाहे टैरिफ का हो, कोटा या सब्सिडीज कुछ भी लगाना है, उस टाइम पर स्टेट का इनरोलमेंट हुआ करते थे. एंड यहाँ पर ट्रेड सीन एज जीरो सम गेम, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. वो सिंपल चीज कहते हैं जी, वन कंट्री लॉस अनदर कंट्रीज गेन, कि इसमें एक कंट्री का लॉस क्योंकि गोल्ड जा रहा है, दूसरी कंट्री का गेन क्योंकि गोल्ड आ रहा है. ओके. उस टाइम पर लोगों की मेंटेलिटी ही सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हुआ करती थी. ओके. जैसे कि colonial British policies focus on exporting goods and restricting imports. वो उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी कि हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने हैं और इम्पोर्ट्स कम करने हैं. तो इसीलिए अगर हम देखते हैं कि जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हो गए, फूड स्टफ्स हो गए, रॉ मटेरियल्स होगा, इसके बेसिस पे ही वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेके आते थे. ये मदर कंट्री हमेशा चाहती थी कि हम अपने मदर ट्रेजर को भर के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर लेके आएँ, तो ये सामान सेल करते थे और ज़्यादा स्टफ्स ये मंगवाते थे. ओके गाइस, ठीक है जी. अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड, दैट इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. ये भी एक ट्रेडिशनल थ्योरी है. इस थ्योरी का संधान क्या कहता है, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है. ये कहते हैं कि आप ना इसके ऊपर फोकस करो. ये
कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी कंट्री किसमें एफिशिएंट है, जो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है। जिसमें मैं एफिशिएंट हूं मैं वो प्रोड्यूस करके आपको सेल करूं, आप जिसमें एफिशिएंट है आप वो प्रोड्यूस करके सेल करो, दैट्स इट। ये थ्योरी ने प्रमोट करा था कि हमें एफिशिएंसी के बेस पे अपना ट्रेड करना चाहिए है। तो ये कहते हैं एडवोकेट्स फ्री ट्रेड टू मैक्सिमाइज ग्लोबल, कहते हैं फ्री ट्रेड करो कोई बात नहीं बट ग्लोबल करो, और ऐसा करो कि आप जिसमें स्पेशलाइज्ड हो। इंडिया चाय में स्पेशलाइज्ड है तो एक्सपोर्ट करें, उसकी एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो करें। बट इस थ्योरी की कुछ assumptions हैं, जैसे कि कहते ये थ्योरी तभी एप्लीकेबल होगी अगर टू कंट्रीज टू कॉमोडिटीज है, यानी कि 2x2 मॉडल है। अब आप जैसे देखिए इंडिया एंड यूएसए के बीच में सिर्फ हम दो ही गुड्स के ऊपर बात करेंगे। सेकेंड चीज, लेबर इज द ओनली, हमने जो एफिशिएंसी देखनी है वो कैसे देखनी है, लेबर। क्या मेरी कंट्री की लेबर इतनी क्षमता रखती है कि वो अच्छे से हमें टी की प्रोडक्शन करके दे, क्लोथ की या वीट की, किसकी प्रोडक्शन करके देखती है। मेरी यहाँ पर लैंड के बेसिस पे नहीं, कैपिटल बेसिस पे नहीं, मैं यहाँ पर लेबर के बेसिस पे ये देखना चाहती हूँ। थर्ड थिंग जी, लेबर यूनिट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस, सारी लेबर एक जैसी है। ये थ्योरी अज्यूम करके चलती है कि एक देश में सभी श्रमिकों की दक्षता या उत्पादकता समान मानी जाएगी। ओके, और नेक्स्ट आते हैं जी, किसी वस्तु की लागत, कीमत का निर्धारण उसमें लगे श्रम की मात्रा से होगा। कहते हैं वो जो कॉमोडिटी की प्राइस है, मान लो एक कपड़ा है, एक वीट है, टी है, चाय है, उसकी जो कीमत है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ लेबर उसके ऊपर कितनी रिक्वायर्ड है। ओके, इफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू यूज करी जाती थी। अगर आप ज्यादा लेबर है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, लेबर कम है तो कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट, देयर इज अ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तभी तो हमने बोला ना इट्स अ फ्री आउटपुट। ये अज्यूम करके चलते हमें जो भी मूवमेंट करनी है जो वो फ्री एंड कॉस्टलेस करनी है बिटवीन द कंट्रीज, ताकि हम ग्लोबली अपनी आउटपुट पहुंचा सके। ओके जी, ठीक है, ये इनकी assumptions हैं जो आपको एज इट इज ध्यान में रखनी है। अब एब्सोल्यूट ने क्या बोला, यही चीज एफिशिएंट। अब देखिए आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी कि एक लेबर इंडिया में वीट 20 यूनिट आउटपुट कर सकती है, चाइना में एक लेबर 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, इंडिया में एक लेबर 6 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, चाइना में एक लेबर 14 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। अब आप बताइए इंडिया में सबसे ज्यादा किसकी एफिशिएंसी है कि एक लेबर सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करके दे रहा है। चाइना में सबसे ज्यादा क्लोथ की है एफिशिएंसी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंडिया है वो किसके ऊपर फोकस करे, वीट के ऊपर। चाइना किसके ऊपर फोकस करे, क्लोथ के ऊपर। ठीक है जी, नाउ यू कैन सी दिस, क्लोथ है, वीट है। ओके, वीट कितना है, 20 and 8, सो यानी कि 20 and 8, और इसका हमारा कितना है जी, 6 and 14, ये रहा 6 and 14। सो इंडिया में देख लीजिए ये चीज आ रही है और चाइना की ये आ रही है। सो इस दोनों के कंपैरिजन इंडिया की एफिशिएंसी ये रही, क्लोथ की कंपैरिजन चाइना की 14 रही, जिस बेस पे वो अपना ट्रेड करें। ओके, सेकंड का कीवर्ड क्या है जी, माइंड में सोचो, दैट इज द एफिशिएंसी। थर्ड थ्योरी आती है जी कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो, जिसमें कहते हैं इवन विदाउट द एब्सोल्यूट, वो कहते हैं एब्सोल्यूट एफिशिएंसी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरी कंट्री के अंदर दोनों चीजों की क्षमता ज्यादा हो सकती है, बट हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। तुलनात्मक लागत इज द की वर्ड जिस बेसिस पे ये थ्योरी डेवलप करी गई है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी आप
किस चीज का सेक्रीफाइस करके, ठीक है जी, इस सेशन को सुन रहे हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर वो कहते हैं व्यापार में आपसी लाभ, कहते हैं म्यूचुअल गेन्स देखो, और साथ साथ एफिशिएंसी का कोई एजेंडा नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसमें आपको ठीक है उस पर आप ट्रेड करो। इंडिया फोकस ऑन टेक्सटाइल्स while यूएस स्पेशलाइज्ड इन एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना। बिफोर द कैलकुलेशन इसकी भी कुछ assumptions हैं, इसकी थोड़ी ज्यादा assumptions हैं। सेम चीज, टू नेशन टू कंट्रीज, 2x2 मॉडल है। यहाँ पर भी लेबर ही एक है ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर सारी लेबर्स की इक्वल एफिशिएंसी है, जैसे आपने पहले पढ़ा। लेबर इज परफेक्टली मूवेबल, यहाँ पर ये खासियत है कि लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ओके। पर वो कहाँ, विद इन द कंट्री, याद रखना। यानी कि मेरी जो कंट्री इंडिया है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बट अगर मैं बोलूं इंडिया की लेबर दूसरी कंट्री में जाए, वो नहीं है। नेक्स्ट चीज, फॉरेन ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल द बैरियर्स, बिना बाधा के आप ट्रेड कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, और ना ही आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। ये एजम्पशंस के साथ उन्होंने बोला है आप क्या करो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करो। याद रखना यहाँ पर कोई भी स्लोप आपस में कट नहीं करती है, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, मैंने मान लीजिए वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ओके। सो वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं कैलकुलेट करनी है, 80 डिवाइड बाय 90 करो, जिसकी आपने वीट की करनी है, वीट और क्लोथ निकाल लो। सिमिलरली अगर मैंने इसकी अमेरिका की निकालनी है, 120 वीट है और 100 क्लोथ है, ठीक है जी, ये दैट्स इट। ये भी पर यूनिट जो लेबर कितना प्रोड्यूस करके दे रही है। जब मैंने इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली कि एक वीट के बदले 1.2 क्लोथ है, 1 वीट के बदले 0.88 क्लोथ है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है जी। याद रखना अगर 1 वीट का निकालना है तो वीट डिवाइड बाय क्लोथ कर दो, अगर 1 क्लोथ का निकालना है तो क्लोथ डिवाइड बाय वीट कर दो, दैट्स इट, ओके। सेम कंट्री के साथ अब यहां पर देख लीजिए आप कि किसकी सबसे कम आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी। तो यानी कि इंडिया मेन किस पे फोकस करे, वीट के ऊपर, राइट। ऑपोजिट ऑब्वियसली बन जाएगा, अमेरिका किसके ऊपर फोकस करेगा, क्लोथ के ऊपर, हो गया, दैट्स इट, ठीक है जी। सो लेबर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ यहाँ पर मेंशन है, उसके बेसिस पे हमने इसका कैलकुलेशन करा है, राइट गाइस, ठीक है जी। ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कंपैरेटिव थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी आती है जी हैकर्स-ऑलन थ्योरी, वेरी सिंपल थ्योरी। वो कहते हैं जी हम फैक्टर्स प्रोपोर्शंस हैं, कहते हैं यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि मैं लेबर और कैपिटल मेरे लिए बहुत बड़े मेन फैक्टर्स हैं, अबंडेंट फैक्टर्स हैं। देश की वस्तु निर्यात करें जो उनके सस्ते संसाधनों का उपयोग करें, या कहते हैं सिर्फ लेबर ही नहीं, कैपिटल भी जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं, ये भी ट्रेडिशनल थ्योरी है, यहाँ पर हम बोलते हैं 2x2 मॉडल, 2 कंट्रीज 2 कॉमोडिटीज 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बाकियों में हमने क्या करा, 1 फैक्टर दैट इज द लेबर, बट नहीं, यहाँ पर लेबर एंड कैपिटल भी है, ओके। कहते सीधी सी बात है, अगर मेरे कंट्री में उस चीज की लेबर ज्यादा है तो मैं वो वाले प्रोडक्ट करूं, आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप वो वाले प्रोडक्ट सेल करो, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये कहते कैपिटल रिच कंट्रीज कैपिटल गुड्स बेचे, लेबर रिच कंट्रीज लेबर गुड्स। अब जी इंडिया की जो लेबर रिच किस में है, गारमेंट्स में है, यूएसए की कैपिटल रिच किस में है, मशीनरी में है, ठीक है ना। तो वो उस तरह के एक्सपोर्ट्स करें,
ओके, इसमें भी ये देखो, अभी अभी हमने करा ना, ये 2 into 2 into 2 मॉडल है। यहाँ पे कंट्रीज की, हर कंट्री की अपनी अलग अलग फैक्टर्स हैं। मेरी कंट्री का अलग लेबर हो सकती है, उनकी कंट्री की अलग लेबर है। और यहाँ पर जो भी कमोडिटीज हैं वो कैटेगराइज, वस्तुओं को उनके कारक गहनता के आधार पर वर्गीकृत, उनकी इंटेंसिटी कितनी है। ओके, ऑब्वियसली सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, डिमांड कंडीशन समहाउ हम कहते हैं कि समान है, और यहाँ पर भी परफेक्ट कंपटीशन है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो या फिर फैक्टर के लिए हो। ओके, सो ये सिंपल सी अजम्पशंस हैं, बस मेन चेंज अजम्पशन में ये है और ये है। ओके, अब देखिए सिंपल चीज है जी। अब कैपिटल अबंडेंट कंट्री कैपिटल एक्सटेंसिव गुड्स को ही सेल करेगी जी। मेरी कंट्री अगर लेबर है तो वो लेबर को एक्सपोर्ट करेगी, सिंपल एजेंडा है, कोई कॉस्ट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम कैपिटल लेबर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखिए जी, इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने कौन आया जी? लियोनटोव पैराडॉक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो लियोनटोव पैराडॉक्स क्या है जी? प्रपोज्ड बाय वेस्ली लियोनटोव। ये थ्योरी आई थी हैकर्स ऑल इन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। कहते जरूरी तो नहीं, कहते कुछ कंट्री है जैसे यूएस है, कहते वो कंट्री है भले ही वो कैपिटल इंटेंसिव है पर फिर भी वो कुछ लेबर इंटेंसिव गुड्स भी बाहर सेल करती है। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करा था। लियोनटोव जी ने ढूंढा कि यूएस वाज एक्सपोर्टिंग लेबर इंटेंसिव, इंपोर्टिंग कैपिटल, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट उसको कर दिया। तो इसलिए ये हैकर्स ऑल इन को एक चैलेंज करा था उन्होंने रियल वर्ल्ड के पैटर्न्स को हाईलाइट करा। कहते जरूरी नहीं कि हम ऑलवेज टेक अजम्पशंस, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि हमें टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर के ऊपर फोकस करना चाहिए है। सिंपल था, दैट्स इट। उन्होंने उस थ्योरी को प्रूव भी करा था। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस। अब आती हैं जी जितनी भी थ्योरीज हैं, अब हमारी मॉडर्न थ्योरीज स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है जी, इसके ऑनवर्ड्स जितनी भी थ्योरीज हैं वो मॉडर्न है। सबसे पहले आती है जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। किसने दी है जी? रेमंड वर्नन ने दी है। कहते प्रोडक्ट इन्वॉल्व डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे कि हम लाइफ साइकिल स्टेज प्रोडक्ट से सेम चीज है जी। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। कहते इसी तरह प्रोडक्ट शिफ्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये शिफ्ट होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये 4 स्टेज मॉडल है, जहां पर हमारी प्रोडक्शन किस तरह से शिफ्ट होती है, बेसिकली एलिमेंट यहां पर वो बताया गया है, राइट। अब हाँ जी, अब जो मेन एलिमेंट जो हमें मेन कहते हैं कि हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है जी जैसे एक्सपोर्टिंग, इम्पोर्टिंग, क्या चीज़ों के ऊपर हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है। नाउ यू कैन से दिस कि यहाँ पर स्टार्टिंग है, मैं पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज पे हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करने लगी हूँ? इंट्रोड्यूस करने, लोकल इनोवेशन करी। जब मैंने धीरे धीरे इनोवेशन करी, ठीक है जी, आगे आगे जाके देखा कि एक टाइम आया कि वो इनोवेटिंग कंट्री तक यहाँ पर पहुँच गया है। बट अगर मैं इंपोर्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, धीरे धीरे करके मैंने इंपोर्ट्स कम कर दिए। क्यों? क्योंकि मैं एक कंट्री थी जो कुछ नया इनोवेट करके बाहर भेज रही थी, तो मैंने अपनी इंपोर्टिंग कम कर दी। पर जब मेरी यहाँ पर एक्सपोर्ट कम होने लगे तो मैंने इंपोर्ट्स यहाँ पर बढ़ा दिए। कहते वही अदर इनकम कंट्रीज होने लगे, ऐसे लो इनकम कंट्रीज में वो प्रोडक्ट जाने लगे। अभी भी आप देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आई हैं, बाहर कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो रोटेट होता रहता है। ओके, तो वो कहते हैं जी हर प्रोडक्ट हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पास रीच करता है। सिंपल चीज़ थी। इसके बाद आती है जी न्यू ट्रेड थ्योरी, जो पॉल क्रुगमैन जी ने दी है। देखिए अब ना 2-3 थ्योरीज ऐसी हैं जो कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस रखती हैं। ये कहती है जी मैं न्यू ट्रेड थ्योरी किस पे बिलीव करती हूँ कि अगर
उस कंट्री में हर चीज़ मेरी फेवरेबल में है। फेवरेबल का मतलब कॉस्ट कम पड़े और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर मैं वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दे रही हूँ कंज्यूमर को, क्योंकि मेरे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ मुझे रिटर्न भी अच्छा है, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क भी है। तो ये होती है कि जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, यानी कि सेम इंडस्ट्री की होती है, उनको ये सपोर्ट करती हैं। ये ऐसी होती हैं कि जो पहले मूव कर जाती हैं, अभी तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, और सारी मार्केट नेटवर्क कैप्चर कर लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, तभी उन चीज़ों में हर चीज़ फेवरेबल में आ जाती है। ओके, फिर आते हैं जी पॉटर्स डायमंड मॉडल। ये मॉडल हर बार पेपर में आया हुआ है। पॉटर डायमंड मॉडल यानी कि ये डायमंड है, इसके ये 4 फैक्टर्स हैं। कहते हैं ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपना इंटरनेशनल ट्रेड करो, राइट। सो 4 फैक्टर्स क्या हैं कि चारों के चारों फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। संसाधन, मांग, सहायक उद्योग, रणनीति। कहते आप ये देख के अपना आगे का ट्रेड करो। सो ये देखिए जी, ये एक डायमंड है, ठीक है जी, जिसमें हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके इन कंडीशंस को चेक करते हैं। फैक्टर कंडीशंस क्या हैं, क्या उस कंट्री की स्किल्ड लेबर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल कैसी है। पॉटर ने एम्फेसाइज करा है कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, ये भी देखो कि वहाँ के लोग कितने क्रिएटिव हैं, क्या चीज़ें नई नई क्रिएट कर सकते हैं, लेबर क्या क्या चीज़ नहीं बना सकती है। ये होती है आपकी चीज़ फेवरेबल में जाएगी। सेकेंड चीज़, डिमांड देखो, जो प्रोडक्ट आप लेके जाना चाहते हैं, क्या उस कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं है, वो आप देखिए, डिमांड कंडीशंस क्या हैं। थर्ड आप देखेंगे जी रिलेटेड एंड स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज। मान लीजिए मैं वहाँ पर गई हूँ, क्या उसके रिलेटेड मुझे थोड़ा सा क्या फीडबैक्स मिलेंगे, कोई स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं क्या, मुझे वो सपोर्ट करेंगी रॉ मटेरियल के लिए, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। लास्ट आते जी फर्म की स्ट्रैटेजी, मेरी कंपनी अगर वहाँ पे जाती है, का स्ट्रक्चर कैसा है, कैपेबिलिटीज कितनी है। ओके, कोई ऐसा तो नहीं कि हाई कॉम्पिटिटर पहले से बैठा है, नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहा है और आप अपना बेसिक मॉडल वहाँ पर लेके जा रही हैं। सो इसलिए पॉटर जी ने बोला है कि ये फैक्टर कंडीशन देखो, स्किल्ड लेबर कितनी है, जैसे जापान के पास स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। डिमांड कंडीशन देखो, लोकल कस्टमर किस तरह की क्वालिटी की डिमांड करता है। ओके, रिलेटेड स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज देखो, वहाँ का जैसे इकोसिस्टम कैसा है, फर्म की स्ट्रैटेजीज देखो जी कैसी हैं। इस तरह से आप इंटरनेशनल ट्रेड करिए, राइट। इसी तरह आती है जी न्यू ट्रेड थ्योरी। अब ये ट्रेड थ्योरी आई गेस हमने ऑलरेडी अभी कर ली है, ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जी ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड। देखिए जी, ग्रेविटी मॉडल क्या कहता है, इट इज अ ट्रेड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक साइज, यानी कि जीडीपी। मैं यहाँ पर देखूंगी, मान लो एक कंट्री है ए, मैं बी कंट्री की देखूंगी कि उसकी जीडीपी कितनी है, या फिर मैं देखूंगी कि उनका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कितना कम है। एक कंट्री है जिसका डिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरी कंट्री डिस्टेंस कम है, मैं प्रेफर करूंगी इसके साथ ट्रेड करना। तो यानी कि ग्रेविटी, ये एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के बेस पे ये थ्योरी बिल्ड करी गई, जिसमें साइज एंड डिस्टेंस मैटर करता है कि उस कंट्री का जीडीपी कितना है और वो कंट्री कितने डिस्टेंस में मेरे से है। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ यूके एंड यूरो कम डिस्टेंस है, जीडीपी है, तो ये ज़्यादा आपस में ट्रेड करेंगे। यूके और इंडिया के बीच में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी डिस्टेंस ज़्यादा है, ओके, जीडीपी का डिफरेंस है, तो वो इसके साथ कम ट्रेड करेगी। ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स के ऊपर है, ग्रेविटी अट्रैक्ट किसको करती है, आपकी जीडीपी और डिस्टेंस कितना है। एंड दिस इज द वन ऑफ द लास्ट थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है। ठीक है जी, इस सिमिलैरिटी में भी बात करी गई है। सिमिलैरिटी
जो चीज़ मेरी कंट्री में है क्या वैसी लाइक्स डिसलाइक दूसरी कंट्री की भी वैसे हैं? जो इनकम लेवल मेरी कंट्री का है सेम दूसरी का है। जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है, यहाँ पर जो मेन एलिमेंट है वो ये है कि आपस में कंट्रियों का इनकम लेवल एंड उपभोक्ता पसंद कैसा है, ये देखा जाता है। तो ये कहते हैं फोकस करती है सेम ट्रेड के ऊपर। मोस्ट रेलिवेंट जो डिवेल्प्ड नेशंस हैं उनको पता है कि हमारी चॉइसेस ये वो वहाँ पर करती हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है जीडीपी नहीं, कंज्यूमर की डिमांड। जिस तरह मेरी कंट्री प्रोडक्ट पसंद कर रही है वही दूसरी, ताकि मुझे प्रोडक्शन करके बाहर मार्केट में सेल करना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका सेम कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। दैट्स इट गाइस। सो ये आई होप ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 10 थ्योरीज थी जो आपने अच्छे से समझी हैं। इसका आपने क्या करना है, एक ब्रीफ चार्ट बनाना है कि मैंने ट्रेडिशनल में पहली थ्योरी ये करी, इसका कीवर्ड, सेकंड थ्योरी करी, इसका कीवर्ड, थर्ड थ्योरी करी, इसका कीवर्ड, फोर्थ थ्योरी करी, इसका कीवर्ड। ऐसे करके आपने 1 पेज के अंदर पूरे क्रक्स को नोट डाउन कर लेना है। राइट गाइस, ठीक है जी। सो जी ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आपने कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर करना है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को एंड उस बेस पे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये रहा जी आपके लिए, लियोनटॉफ पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद विच इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन PYQs हैं जो रिसेंटली एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ओके गाइस, समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो प्लीज गाइस इस सीरीज को फॉलो करो। जितना सीरीज के साथ आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तैयारी साथ साथ होती रहेगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्रक्स वे में समझ रहे हैं। थ्योरी जितनी आप इनको वर्ड्स के थ्रू समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन उतनी ही जल्दी आपके हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी का है। ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर हाई लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स हम करते हैं? किसके लिए? इनोवेटिंग कंट्री के लिए। याद रखो, क्वेश्चन को सप्लिट करके पढ़ो। PLC का क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपोर्ट है, किसके लिए? इनोवेटिंग कंट्री के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा हमारा ग्रोथ। ठीक है जी, इज इज क्लियर? ऐसे हमने कीवर्ड्स के साथ क्वेश्चंस करने हैं। राइट गाइस, चलिए। सो बाकी जी जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, काइंडली कर लीजिए। हर सेशन के जो PDFs हैं वो आपको इसी ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। एंड फर्दर PhD के भी सेशंस आपके लिए, रिसर्च प्रपोजल्स क्या है वो भी आएंगे। एंड साथ साथ हम ये UGC की जो JRF लक्ष्य की सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम मैक्सिमम कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट को कवर करेंगे सो दैट कि पेपर में वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई दे। राइट गाइस, so this is the whole about today's session guys. All the very best. Be positive, think positive and do positive.